नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोवाणी बाय रोहन सिंह में। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो 4 एलिमेंट्स होते हैं एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, ये किस तरीके से अलग-अलग जो राशियाँ हैं उनको वो शेप करते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है कहीं न कहीं हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी थिंकिंग में और हमारी इमोशंस में हमको देखने के लिए मिलता है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम 9 ग्रहों के बारे में, जी हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो 9 ग्रह होते हैं उनके नेचर के बारे में हम देखेंगे। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इनका जो इम्पैक्ट है वो हमको देखने के लिए मिलता है। तो इन ग्रहों का भी अपना एक नेचर होता है और इन ग्रहों के नेचर के हिसाब से ही हमारे लाइफ में जो अलग अलग इवेंट्स है वो होते हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी कहीं न कहीं इनसे इम्पैक्ट होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रहों के बारे में जानना और साथ ही साथ जो उनके एट्रिब्यूट्स हैं उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ग्रहों का राजा, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह हैं, उसमें से ग्रहों का राजा जिसको बोला गया है वो है सूर्य। सूर्य यानी कि सन। सन जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है क्योंकि ये राजा है, तो राजा की तो अथॉरिटी रहेगी ही। काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव, काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? ये हमको सन में देखने के लिए कहीं न कहीं मिलते हैं। कभी-कभी इनका जो अथॉरिटी है वो इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है कि आस-पास के लोगों के लिए ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो सन जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो लीडरशिप और अथॉरिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। उसके बाद जो हमारा अगला प्लैनेट है मून। मून जैसा कि हम जानते हैं एक शांत और एक निर्मल प्लैनेट है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे जो सॉफ्टनेस है उसको। साथ ही साथ ये हमारी माँ मतलब कि जो हमारे बायोलॉजिकल मदर हैं उनको भी ये रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ एक बात और आप सन के बारे में याद रखेंगे कि सन अथॉरिटी, लीडरशिप और साथ ही साथ कहीं न कहीं ये हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो ये हो गए हमारे सन और मून। इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है बुध, बुध यानी कि मरकरी। मरकरी जो प्लैनेट है ये प्रिंस है, युवराज है। तो कहीं न कहीं ये हमारा जो एक कम्युनिकेशन का जो नेचर होता है, हमारा इंटेलेक्ट, हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, हमारी जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं, उनको जो मरकरी है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है गुरु। गुरु यानी कि जुपिटर। जुपिटर जो प्लैनेट है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को, बढ़ोतरी को। ये कहीं पे भी ये प्रेजेंट होगा तो हमारे ये एट्रीब्यूट्स को एक्सपेंड करता है। साथ ही साथ जुपिटर जो होता है एक बेनिफिक प्लैनेट होता है। बेनिफिक प्लैनेट होने के कारण हमारे लाइफ में ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे वेल्थ को और वेल्थ के एक्सपेंशन को। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे हैप्पीनेस को। जो हमारे बच्चे होंगे उनको जुपिटर प्लैनेट है ये रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस। वीनस भी एक बेनिफिक प्लैनेट होता है। वीनस रिप्रेजेंट करता है लव, आर्ट, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप विथ वाइफ और अगर कोई लड़की है तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड। ठीक है? तो लव लाइफ हो गया, रोमांस हो गया, इन सारी चीज़ों को वीनस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी के अलावा ये धन, दौलत, ऐश्वर्य अगर किसी के लाइफ में है, उसको वीनस रिप्रेजेंट करने का काम करता है। वीनस के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है, वो है सैटर्न। जी हाँ, सैटर्न यानी कि शनि जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में एक डर होता है। सैटर्न जो है, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करता है। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ठीक है? जस्टिस, इन सारी चीज़ों को शनि यानी कि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये आपका हार्ड वर्क, कोई भी काम अगर हम करेंगे तो उसको सही तरीके से करें, एथिकल वे से करें, ये सारी चीज़ें शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वो है राहु। ठीक है? राहु जो प्लैनेट है ये एक्चुअली में आप लोगों ने अगर माइथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा
तो उसमें जो राहु होता है ना, उसका खाली ये सर का जो हिस्सा है, वो उससे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। राहु का जो नीचे का हिस्सा धड़ नहीं है, ठीक है? तो राहु रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन को, ठीक है? इल्यूजन मतलब कि कुछ चीजें होती हैं, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आती या दिखाई नहीं देती, या कुछ चीजें दिखाई देती हैं मगर होती नहीं है। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कुछ काम आप कर रहे हैं, वो काम होते-होते अगर रुक जाए, तो ये आप समझिए कहीं न कहीं राहु का ये खेल है, ठीक है? राहु सिर्फ़ अ, मैलेफिक प्लैनेट ही नहीं होता, बल्कि कई जगह पे इसकी प्लेसमेंट के हिसाब से कभी-कभी राहु जो होता है, वो एक बेनिफिक प्लैनेट के तौर पे भी उसको देखा गया है। राहु के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट होता है, वो होता है केतु। केतु जो है, ये रिप्रेज़ेंट करता है डिटैचमेंट को, ये रिप्रेज़ेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को। जी हाँ। केतु अगर किसी की कुंडली में अगर एक स्पेसिफिक स्थान पे बैठा हुआ है, वो वहाँ से उसको डिटैच कर देगा। मतलब वर्ल्डली प्लेज़र्स जो होते हैं, दुनियादारी जो होती है, माया जो होती है, उससे डिटैच करने का काम करता है केतु, ठीक है? केतु जो है ये हमको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है। केतु को मोक्ष का कारक भी बोला गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो आई होप आपको ये इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स जो होते हैं, उनके एट्रिब्यूट्स क्या होते हैं। 9 ग्रह में से जो प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन है उसको 3 तरीके से किया गया है। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं वो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, जो हमको हमेशा फ़ायदा देते हैं। ये ऑब्वियसली इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं वो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा ही मेलेफिक होते हैं? ऐसा भी नहीं है। कभी-कभी जैसा कि हम कुंडली पढ़ते हैं तो सिर्फ़ उसमें ग्रहों का नेचर ही नहीं बल्कि उनकी प्लेसमेंट्स को भी देखा जाता है, और उनका किसी दूसरे ग्रह के साथ क्या उनकी युति बन रही है उसको भी देखा जा रहा है। तो इस वीडियो में हमको बेसिक समझ में आ गया कि प्लैनेट्स के एट्रिब्यूट्स क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट हम और भी जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें हम एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव एन ऑसम डे।